नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 12वां लेक्चर है। उस 12वें लेक्चर में आज देखते हैं हम लोग जो पढ़े थे उसके आगे कि इसमें जो लीकेज धारा अगर देखेंगे कि लीकेज धारा क्या होती है, तो लीकेज धारा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा लीकेज धारा होती है। उससे कम लीकेज धारा जो बहती है वो कॉमन एमीटर में बहती है और सबसे कम धारा कॉमन बेस में बहता है कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात धारा की छिड़ ही रही है, तो कौन कौन सी धारा पहली बार ट्रांजिस्टर में बहती है उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में बहने वाली धारा, ट्रांजिस्टर में जो बहने वाली धारा है वो कौन कौन सी है। पहली है ड्रिफ्ट करंट, दूसरी है डिफ्यूजन करंट और तीसरी है रिकम्बिनेशन करंट। हिंदी में वही लिखेंगे तो ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट धारा ही लिखेंगे। ड्रिफ्ट धारा, इसको लिखेंगे डिफ्यूजन या विसरण धारा, इसको लिखेंगे पुनः संयोजी धारा। ठीक है, ट्रांजिस्टर में 3 तरह की धारा होती है, एक ड्रिफ्ट करंट होती है, एक डिफ्यूजन करंट होती है, एक रिकम्बिनेशन करंट। मतलब ड्रिफ्ट धारा, विसरण धारा या डिफ्यूजन धारा या पुनः संयोजी धारा, ये 3 तरह की धाराएं बहती हैं। अब ये जानना है कि ड्रिफ्ट धारा किसको कहेंगे, किसको विसरण धारा कहेंगे या डिफ्यूजन करंट कहेंगे, और किसको रिकम्बिनेशन करंट कहेंगे, पुनः संयोजी धारा कहेंगे। तो जानिए, ये तो जानते हैं आप लोग कि बेस में जो होता है, बेस में क्या होता है, बेस में होल और इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। ये जानते हैं, बेस में होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, उसके कारण जो उसमें धारा बहेगी। ठीक है, बेस में होल और इलेक्ट्रॉन आपस में देखेंगे आप रिकम्बाइन होंगे, मिलेंगे, तो उसके कारण जो उसमें धारा बहेगी उसी को हम लोग कहते हैं रिकम्बिनेशन धारा, पुनः संयोजी धारा। ठीक है, और ड्रिफ्ट धारा किसको कहेंगे, अप्लाइड वोल्टेज के कारण, जो वोल्टेज हम अप्लाइड करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज के कारण, अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो धारा बहेगी, अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो धारा बहेगी उसे कहेंगे ड्रिफ्ट धारा। ठीक है, विसरण धारा किसे कहेंगे, सांद्रता के कारण जो धारा बहेगी, सांद्रता के कारण जो धारा बहेगी, किसी जगह की सांद्रता क्या है, किसी जगह की सांद्रता क्या है, उसके कारण जो धारा बहेगी उसे कहेंगे विसरण धारा, या इसी को कहिए मेजॉरिटी कैरियर, इसी को कहिए मेजॉरिटी कैरियर या बहुसंख्यक वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक या आवेश वाहक कर लीजिए। ठीक है, सांद्रता के कारण जो धारा बहेगी उसे डिफ्यूजन करंट विसरण धारा कहेंगे, या मेजॉरिटी कैरियर या इसे हिंदी में कहेंगे बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण जो धारा बहेगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी चाहे होल्स की चाहे इलेक्ट्रॉन की, उसके कारण जो धारा बहेगी उसे कहेंगे विसरण धारा। 3 तरह की धाराएं बहती है। ठीक है, इसमें लीकेज करंट भी होता है ना, ट्रांजिस्टर लीकेज करंट, जैसे ICBO। ठीक है, ये भी एक लीकेज करंट है, और एक लीकेज करंट ICEO, ये भी लीकेज करंट है। CEO है मतलब कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट है वो वाली लीकेज धारा। CBO मतलब कॉमन बेस वाले में जो लीकेज करंट बह रही है। CB मतलब कॉमन बेस वाले में जो लीकेज धारा बह रही है, इसको ये कहेंगे, इससे दिखाएंगे। ICEO मतलब कॉमन एमीटर वाले में जो लीकेज धारा बह रही है इससे दिखाएंगे। लीकेज धारा बेस में बहती है। ठीक है, आप समझ गए ये सब चीज़ें, इसको भी आप नोट कर लेंगे। तो हमने बता दिया लीकेज धारा सबसे ज़्यादा किस में बहती है, कॉमन कलेक्टर में, उससे कम कॉमन एमीटर में, और सबसे कम लीकेज धारा आपका बहता है कॉमन बेस में। ये सब ड्रिफ्ट, ये सब भी चीज़ें आप जान के कि अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो धारा बहेगी उसे ड्रिफ्ट धारा, सांद्रता या मेजॉरिटी कैरियर के कारण जो धारा बहेगी उसे डिफ्यूजन करंट या विसरण धारा, और होल और इलेक्ट्रॉन के मिलने से जब मिलते हैं उसके कारण जो धारा बहेगी
उसे कहेंगे पुनः संयोजी धारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे जुड़ी हुई चीज़ों को। अब देखिए कभी कभी वो आपसे क्या पूछ लेता है कि पूछ लेता है इनपुट अभिलक्षण, कि इनपुट अभिलक्षण बता दो, आउटपुट अभिलक्षण बता दो। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का इनपुट अभिलक्षण क्या होगा? ट्रांजिस्टर की इनपुट अभिलक्षण, ट्रांजिस्टर के इनपुट अभिलक्षण का अगर चित्र बनाना है तो हम वोल्टेज ले लिए, इनपुट का वोल्टेज VEE या VEB। ठीक है, VEB या हम लोग ले लेंगे VEE, कुछ भी लिख दो। ठीक है, और यहाँ करंट जो होगी इनपुट करंट होगी। ठीक है, इनपुट करंट IB, इसके बीच जो धारा जो अभिलक्षण बनेगा वही इस तरह का अभिलक्षण बनता है इसका। ठीक है, इस तरह का अभिलक्षण हमारा बनेगा। ठीक है, इस तरह का अभिलक्षण हमारा बनेगा। VCB मान लीजिए कुछ और है, कुछ और ऐसे ऐसे करके 0 वोल्ट है, मान लीजिए VCB की वैल्यू यहाँ 8 वोल्ट है, ऐसे ऐसे वोल्टेज बढ़ता ही जाएगा। VCB का यहाँ मान लीजिए 10 वोल्ट है, ऐसे ऐसे करके ये इसका इनपुट अभिलक्षण है। अगर इस तरह का चित्र दे देगा, ठीक है, बोलेगा ये किसका अभिलक्षण है, तो बताया जाएगा ट्रांजिस्टर का इनपुट अभिलक्षण। ऐसा भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगर आउटपुट अभिलक्षण देगा तब ट्रांजिस्टर का आउटपुट अभिलक्षण, ट्रांजिस्टर का आउटपुट अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आउटपुट अभिलक्षण कैसा होता है? तो आउटपुट अभिलक्षण खींचना है तो आउटपुट का वोल्टेज हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, VBC या VCC ये वोल्टेज, और यहाँ आउटपुट की हमारे पास करंट होनी चाहिए IC। इसके बीच जो बनेगा इस तरह का बनता है इसका अभिलक्षण। इस तरह का इसका अभिलक्षण बनता है। ठीक है, इस तरह का इसका अभिलक्षण बनता है। ठीक है, इस तरह का इसका अभिलक्षण बनेगा। तो इस तरह का अगर कहीं अभिलक्षण दे दे तो आप समझ जाना कि किसका अभिलक्षण दिया है, किसका अभिलक्षण दिया है। ये हमारा दिया है आउटपुट अभिलक्षण। ये मान लीजिए IB1 है, ये IB2 है, ये IB3 है, ऐसे ही सब ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो VCC और IC के बीच आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच खींचा जाएगा। ये आउटपुट का अभिलक्षण है, ये इनपुट का अभिलक्षण। चित्र दे के कभी कभी पूछ लेता है कि ये किसका अभिलक्षण है, और कभी कभी पूछ लेता है किसके किसके बीच खींचा जाता है। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच खींचा जाएगा आउटपुट अभिलक्षण, और इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच खींचा जाएगा इनपुट अभिलक्षण। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब देखिए ये जो ट्रांजिस्टर काम कर रहा था, हमने आपको बताया था कि जो ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर को हम काम करा रहे हैं, जो ट्रांजिस्टर का कार्य है उसे हम एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं। कैसे? एम्पलीफायर की तरह। तो हमने बताया था एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो इमीटर बेस को क्या रख दो, फॉरवर्ड में, बेस कलेक्टर को क्या रख दो, रिवर्स में। ठीक है, जो जंक्शन है इसको एक को फॉरवर्ड में रख दो, इसके वाले को रिवर्स में रख दो, वो हमारा एम्पलीफायर की तरह आपको काम करने लगेगा। ठीक है, लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलेगा, हम एम्पलीफायर की तरह काम कराने में किस कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहे थे, CE कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहे थे, हम पिछली वीडियो में बता चुके थे। ठीक है, लेकिन जब हम CE का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, किस कॉन्फ़िगरेशन का, CE कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखिए ध्यान से बात समझिए, प्रश्न क्या पूछता है, हम यहाँ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, CE कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसको इनपुट में दिया ऐसे, हम चाहते हैं कि यह जो ट्रांजिस्टर है
इसका जो कॉमन इमीटर वाला है, इसको हम ऐसे दिए, ये हम इनपुट में दिए, तो ये हमें आउटपुट में दे, ये आउटपुट में तो हमें एम्पलीफाई करने के लिए दिए, तो आउटपुट में हमें दे, आउटपुट में हमें ये कैसा देगा, इस तरह का देगा। ये हमें इनपुट हमने इसको दिया, ये हमने इसको क्या दिया, इनपुट, तो ये हमें दिया इसने आउटपुट। तो हमने इस तरह से 0 से स्टार्ट कर ऐसे दिया, तो उसने उल्टा करके दिया, मतलब जो हमें आउटपुट मिल रहा है कितना डिग्री मिल रहा है, 180 फेज शिफ्ट का मिल रहा है, फेज शिफ्ट। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमें आउटपुट मिलता है, कॉमन इमीटर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें वह 180 फेज शिफ्ट का रहता है, मतलब जैसे देंगे उसको 180 फेज शिफ्ट करके देगा, फेज उसका बदल देगा। देखिए ऊपर का फेज ऐसे था तो उसने नीचे ऐसे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, 180 फेज शिफ्ट कर दिया उसने, 180 फेज को बदल दिया उसने, बदल के हमें आउटपुट दिया। और एम्पलीफाई तो करेगा लेकिन 180 फेज शिफ्ट करके देगा हमें जो आउटपुट है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावा सी के अलावा कौन बचा, एक सी बचा, और कौन कॉन्फ़िगरेशन बचा, CB कॉन्फ़िगरेशन बचा, 2 तो बचे। ये सब फेज शिफ्ट नहीं करते, ठीक है, नो फेज शिफ्ट, नो फेज शिफ्ट कहिए या 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, नो फेज शिफ्ट, जैसा हम देंगे वैसा पाएंगे। अगर हम इसमें देंगे इस तरह का सिग्नल तो हमें मिलेगा भी इसी तरह का सिग्नल, एम्पलीफाई किया हुआ थोड़ा बड़ा मिलेगा, लेकिन फेज शिफ्ट उसका नहीं होगा। ये भी पूछ लेता कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस में फेज शिफ्ट कितने डिग्री का होता है, तो बताएंगे फेज शिफ्ट 0 डिग्री का होता है या नो फेज शिफ्ट, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है। जबकि कॉमन इमीटर वाले में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बार बार आए हुए क्वेश्चन है, आपको कोई फालतू क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें इसे एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, इसको नोट कर लेंगे। इसे मुझे एम्पलीफायर की तरह काम कराना है या स्विच की तरह काम कराना है, तो हम चाहते हैं कि यह स्विच की तरह काम करे, हम चाहते हैं एम्पलीफायर की तरह काम करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी बायसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी बायसिंग प्रॉपर बायसिंग की जाएगी तभी ये काम करेगा, ठीक है, सही से। इसकी बायसिंग की कितनी विधियां हैं, ट्रांजिस्टर की बायसिंग की विधियां, ट्रांजिस्टर की बायसिंग की विधियां, इसकी बायसिंग की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। 4 विधियों से हम इसकी बायसिंग करते हैं, ठीक है, 4 विधियों से हम इसकी बायसिंग करते हैं। या हम इसको फिक्स बायसिंग कर लें, कैसे कर लें, फिक्स बायसिंग कर लें, या हम इसको कलेक्टर टू बेस बायसिंग कर लें, कलेक्टर टू बेस बायसिंग कर लें, या तो हम इसको इमीटर बायसिंग कर लें, कैसी बायसिंग कर लें, इमीटर बायसिंग कर लें, या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग कर लें। कैसी बायसिंग, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग कर लें, ठीक है। हम इसकी बायसिंग क्यों कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर की बायसिंग कर रहे हैं हम लोग 4 विधियों से, फिक्स बायसिंग, कलेक्टर टू बेस बायसिंग, इमीटर बायसिंग या पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, 4 तरह से हम इसकी बायसिंग कर रहे हैं। लेकिन इसकी बायसिंग कर क्यों रहे हैं, हम चाहते हैं कि जैसा काम कराएं, हम चाहते हैं कि इसको एम्पलीफायर की तरह काम कराने के लिए तो एम्पलीफायर का ही काम करे, दूसरा कोई काम न करे। हम चाहते हैं उसको ऑन स्विच की तरह काम कराने के लिए, ऑन स्विच की तरह काम कराना चाहते हैं, ऑन स्विच की तरह, तो ऑन स्विच का ही काम करे, कोई दूसरा काम ना करे। हम सोचते हैं कि इसको ऑफ स्विच की तरह काम कराना चाहते हैं तो ऑफ स्विच की तरह ही काम करे, ऑफ स्विच की तरह काम कराना चाहते हैं ऑफ स्विच की तरह ही काम करे, कोई दूसरा काम ना करे। जो काम हम इसे दें वही काम ये करे, उसके अलावा कोई काम हो ना करे। तो उसके लिए हमें उसकी प्रॉपर बायसिंग करनी पड़ेगी। और इन सब बायसिंग में सबसे अच्छी जो बायसिंग की होती है वो होती है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। और बायसिंग में करते क्या हैं हम लोग, ये बायसिंग हम लोग तो प्रॉपर काम कराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बायसिंग करते क्या हैं, बायसिंग में काम क्या होता है, हम लोग क्यू पॉइंट सेट करते हैं। क्या करते हैं, क्यू पॉइंट सेट। बायसिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्यू पॉइंट सेट करते हैं, ठीक है। क्यू पॉइंट को हम लोग सही सेट कर देंगे, जैसे एक्टिव रीजन में क्यू पॉइंट का सेट कर देंगे तो एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। अगर हम सैचुरेशन रीजन में सेट कर देंगे इस क्यू पॉइंट को तो हम वो ऑन स्विच की तरह काम करने लगेगा। अगर हम लोग इसे क्यू पॉइंट को हम कट ऑफ रीजन में सेट कर देंगे तो ये हमारा
ऑफ स्विच की तरह काम करने लगेगा। तो हम इस बायसिंग को करके क्यू पॉइंट को ही सेट करते हैं, और सबसे अच्छा जो क्यू पॉइंट सेट होता है इन सब में से सबसे अच्छा पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में सबसे अच्छा क्यू पॉइंट सेट होता है। इन सब में क्यू पॉइंट सेट करने में थोड़ा वैरी हो जाते हैं, कुछ और दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा सेट होता है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में क्यू पॉइंट सेट होता है। क्यू पॉइंट को हम सेट कर लेंगे, जैसा सेट करेंगे वैसा काम करेगा। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, अभी भी मैंने रिवाइज करा दिया कि एम्पलीफायर की तरह काम कराना है तो हमें एक्टिव रीजन में सेट करना पड़ेगा, सैचुरेशन में सेट कर देंगे तो ऑन स्विच की तरह काम करेगा, कट ऑफ में कर देंगे तो ऑफ स्विच की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से क्यू पॉइंट को हम सेट करके अलग अलग काम करा लेते हैं। तो पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर की बायसिंग की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसका चित्र कैसे होता है, कभी कभी चित्र दे के भी पूछ लेता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी चित्र दे के भी पूछ लेगा कि बताइए ये कौन सी बायसिंग है, तो ज़्यादातर पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग ही पूछता है। ठीक है, पूछने के लिए तो उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो पूछेगा वो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग ही पूछेगा कि ये कौन सा चित्र है इसका। ठीक है, तो अगर आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से कि बता देंगे कि पोटेंशियल डिवाइडर कहाँ है, नहीं तो नहीं सही इसे पढ़े रहेंगे तो दिक्कत होगी ही। ठीक है, चलिए देखते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का। एक मान लीजिए हम ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, इसमें ठीक इस तरह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, इसमें एक इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस ऐसे से लगा दिया जाता है, एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, और इसको हम लोग सप्लाई दे देंगे VCC, और इसको हम लोग क्या कर देंगे ग्राउंड कर देंगे, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे आउटपुट, यहाँ से हम क्या कर ले लेंगे आउटपुट। ठीक है, ये इसकी बायसिंग का तरीका है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, इसके बीच जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा आउटपुट आएगा, इसका रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, आउटपुट हमारा इसी के बीच होगा, इसी के बीच जो होगा हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, बायसिंग का नाम रखना चाहो तो रख दो, R1 R2 R3 ऐसे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये है इसका नाम रख देंगे RE, इसका नाम रखा RC वाले पर लगा, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो। ठीक है, किसी भी सप्लाई से जो कनेक्ट करना हो दे दो, यहाँ सप्लाई कनेक्ट करके ऐसे करके सप्लाई दे सकते हो, ये हमारा इनपुट सप्लाई हो जाएगा, इनपुट सप्लाई हो जाएगा AC सप्लाई। तो DC पे इसका क्या करते हैं, DC पे इसका हम जो करेंगे DC सप्लाई पर क्या करेंगे ये समझ जाइए, DC सप्लाई देकर हम इसका क्या करेंगे क्यू पॉइंट सेट करेंगे, DC सप्लाई देकर हम इसका क्यू पॉइंट सेट कर लेंगे, उसके बाद AC सप्लाई देकर जो सिग्नल का एम्पलीफाई कराना है वो सिग्नल का हम एम्पलीफाई करा लेंगे। ओके, बात समझ में आ गया। ये जो ऐसी चित्र बना रहेगा ना, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है निकल रहा है, तो NPN ट्रांजिस्टर है। तो जो चित्र बना है किसका बना है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का। एक ट्रांजिस्टर होगा, ऊपर भी दो देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे भी इस तरह के 2 रेजिस्टेंस लगे रहेंगे। ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का चित्र है, और सबसे इसमें क्यू पॉइंट सबसे अच्छा स्टेबिलिटी देता है। क्यू पॉइंट इसमें वैरी नहीं करता, एक जगह स्टेबल रहेगा जैसा आप सेट करा दे काम करने के लिए। ठीक है, DC सप्लाई देकर ही क्यू पॉइंट सेट होता है। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए, अब मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर जिससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर में कुछ और बातें हैं जो कभी कभी पूछ लेता है। ट्रांजिस्टर में देखिए और कुछ बातें, ट्रांजिस्टर में और क्या क्या, जैसे उसने पूछ लिया 2-3 चीज़ें हैं, जैसे उसने पूछ लिया हीट सिंक का काम पूछ लिया, हीट सिंक पूछ लिया कि हीट सिंक क्या होता है, और पूछ लिया अर्ली इफेक्ट क्या होता है, अर्ली इफेक्ट क्या होता है ये बताओ, थर्मल रनवे क्या होता है, थर्मल रनवे ये सब क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले हीट सिंक से शुरुआत करते हैं। हीट सिंक क्या होता है, आप देखे हैं इस तरह का ट्रांजिस्टर है, इसमें 3 टर्मिनल होगा। ठीक है,
3 टर्मिनल होगा। बीच वाला तो बेस होता है, एक इमीटर होगा, एक कलेक्टर होगा। कौन सा इमीटर होगा, कौन सा कलेक्टर होगा, ये हम बता देंगे आपको। किसको आप इमीटर समझेंगे, किसको कलेक्टर समझेंगे, और इसका कैसे मल्टीमीटर से मेजर भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसकी नंबरिंग वंबरिंग की सारी चर्चा हम करेंगे, ये यहाँ पर इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बीच वाला बेस, एक इमीटर, एक कलेक्टर। इसके ऊपर एक टोपी लगी होती है मेटल की, इसके ऊपर एक मेटल की टोपी होती है। किसकी? मेटल की, किसी भी मेटल की टोपी होगी, जो कंपनी जो बनाए, कोई मेटल या धातु की टोपी होगी। ये टोपी क्या करता है, जब ट्रांजिस्टर काम करता है तो ट्रांजिस्टर काम करते करते गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शोर और होता रहता है। ठीक है, और शोर किसके कारण होता है? शोर किसके कारण, नॉइस किसके कारण होता है? तो नॉइस किसके कारण होता है? माइनॉरिटी कैरियर के कारण। माइनॉरिटी कैरियर, जो अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक। जो अल्पसंख्यक कैरियर होते हैं उसके कारण नॉइस उत्पन्न होता है उसमें। ठीक है, नॉइस होगा और साथ ही साथ काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा? गर्मी पहुंच जाता है, इसके अंदर आ जाती है। इसमें क्या हो जाएगी? यहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाता है? हीट जनरेट। यहाँ इसमें हीट जनरेट हो जाएगा। तो मेटल क्या करता है? मेटल सबसे अच्छा सुचालक होता है, इलेक्ट्रिक का भी और थर्मल का भी। कोई भी मेटल होगा तो सबसे अच्छा सुचालक होता है। किसका 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 अच्छा सुचालक होता है? वह होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है और हीट का। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का एक अच्छा सुचालक होता है। अब वो क्या करेगा? जैसे ये गर्म हुआ, इसके ऊपर टोपी जैसे हम पहने वैसे टोपी पहने रहता है। जैसे वो गर्म होगा, अपनी पूरी गर्मी ये तुरंत इसमें चला जाएगा और वो वातावरण के थ्रू वातावरण में ये गर्मी निकाल देगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा हीट। हीट मतलब होता है उष्मा, सिंक मतलब होता है सोखना। सिंक मतलब क्या होता है? सोखना, जो उष्मा को सोखे। ठीक है, हीट सिंक, जो उष्मा को सोख रहा है, सोख के कहाँ? वातावरण को दे दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर प्रॉपर काम करेगा। अगर हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, एक समय गर्म होकर धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। तो हीट सिंक एक टोपी जैसा होता है मेटल का, जो हीट को सोख के बाहर निकाल देता है। ठीक है, हीट सिंक। अब देखते हैं अर्ली इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए, समझ लीजिए। अर्ली इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं आपको। तो देखिए, अर्ली इफेक्ट देखेंगे, मिटा देते हैं इसको, फिर थर्मल में देखेंगे। ठीक है, अर्ली इफेक्ट में देखिए, आप पहले से जानते होंगे कि हम इमीटर बेस को क्या रखते हैं? फॉरवर्ड में। चलिए इसको हम अच्छे समझाते हैं आपको। अर्ली इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट क्या होता है? ये मान लीजिए कोई आपका ट्रांजिस्टर है, इसका हम ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर मान लीजिए, इसकी बायसिंग हम कर दिए। ठीक, ये कर देंगे फॉरवर्ड बायस में, इसको कर देंगे रिवर्स बायस में। ठीक है, ये आपका जो होगा, ये आपका बेस का जंक्शन होगा, ये होगा इमीटर, ये होगा बेस, ये होगा कलेक्टर। ये इमीटर बेस का जंक्शन होगा, इस वाले जंक्शन को हम लोग कहेंगे जंक्शन बेस और कलेक्टर का। ठीक है, अब देखिए अर्ली इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, जैसे जैसे देखो इस पर भी एक, अब जब जंक्शन बना है तो इसके आसपास बैरियर बना होगा, इसके आसपास बैरियर बन गया होगा, इधर भी, और इसके आसपास भी देखेंगे तो बैरियर बन गया होगा। इस जंक्शन के आस के चारों तरफ देखेंगे तो बैरियर बन गया होगा। अब होता क्या है, जैसे हम लोग रिवर्स बायस को के वोल्टेज को बढ़ाते हैं, VCB को बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, रिवर्स बायस का वोल्टेज क्या है? VCB, और इसका नाम क्या है? VBE। जैसे हम लोग VCB के वोल्टेज को बढ़ाएंगे, रिवर्स बायस के वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो उस समय क्या होगी? इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई दिन पर दिन इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी। अब दोनों तरफ इसकी चौड़ाई ऐसे बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, तो ये क्या करेगा? जो यहाँ का बेस वाला है, बेस की डिप्लीशन लेयर, जो बेस की डिप्लीशन लेयर है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा।
अगर हम VCB जो रिवर्स बायस की बैटरी है, अगर इसका हम वोल्टेज दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं, रिवर्स बायस के वोल्टेज को बढ़ाते जाएँ, तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई दिन पर दिन पहले तो पतला था, फिर दिन पर दिन ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस वाले बैरियर को, ये जो बैरियर है इसको दबाने लगेगा, इस साइड के बैरियर को क्या करने लगेगा, दबाने लगेगा। ठीक है, बैरियर को दबाने लगेगा तो क्या होगा, पहले इतना चौड़ा था, अभी दबाने लगेगा तो इतना पतला हो जाएगा, इधर वाला थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इतना पतला हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इमीटर करंट है, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रिकम्बाइन करंट होगा उसके लिए तो कम जगह हो गया, तो रिकम्बाइन करंट कम होगा, जिसकी वजह से आई बढ़ जाएगा। ठीक है, आई का मान तेजी से बढ़ेगा, जल्दी बढ़ जाएगा, इसी को क्या कहेंगे, अर्ली इफेक्ट। ठीक, इसी को क्या कहेंगे, अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम VCB के वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स बायस वाला जो वोल्टेज है इसको बढ़ाते जाएंगे, तो क्या करेगा, ये जो बेस वाला है, बेस वाले बैरियर को दबाने लगेगा, जिसकी वजह से बेस का बैरियर पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा या पतला हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा या पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से आई का मान तेजी से बढ़ने लगेगा, तेजी से क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तेजी से बढ़ने लगेगा। ठीक है, तेजी से बढ़ने लगेगा। इसी घटना को, आई का मान तेजी से बढ़ रहा है, इसी घटना को अर्ली इफेक्ट कहेंगे। इसी घटना को क्या कहेंगे, अर्ली इफेक्ट। अगर हम VCB का मान कंटिन्यू बढ़ाते ही रहें तो पतला होते एक समय ऐसा आएगा कि इसका बैरियर ऑटोमेटिक ही टूट जाएगा, इतना पतला हो जाएगा कि इसका बैरियर ऑटोमेटिक ही टूट जाएगा। ठीक है, और जिस वोल्टेज पे टूटेगा इसका बैरियर, ठीक है, VCB का मैक्सिमम मान, जिस पर बैरियर क्या हो, ब्रेकडाउन, बैरियर टूट जाए, ये वाला बैरियर है का टूट जाए, इतना उसका मान बढ़ा दे कि दबाते इतना दबा दे कि ये बैरियर पतला तो होता ही है, ये बैरियर टूट जाए, तो जिस वोल्टेज पे टूटेगा, उसी वोल्टेज को क्या कहते हैं, पंच थ्रू, उसी वोल्टेज को कहते हैं पंच थ्रू वोल्टेज। ठीक है, तो पूछ लेगा पंच थ्रू वोल्टेज क्या होगा, तो हम बता देंगे कि रिवर्स वाले वोल्टेज को इतना बढ़ाते जाए कि जो बेस वाला है ये बैरियर टूट जाए, तो जिस वोल्टेज पे टूटेगा, जिस वोल्टेज पे टूट जाएगा उसी वोल्टेज को हम लोग कहेंगे पंच थ्रू वोल्टेज। अर्ली इफेक्ट समझ गए, टूटने से पहले वाला ही है ना, दबाता रहे एक समय पतला बहुत बना दे, जिसकी वजह से आई का मान तेज़ी से बढ़ने लगे, तो उसी को कहेंगे अर्ली इफेक्ट। उम्मीद है दोस्तों अर्ली इफेक्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको बना लीजिए। अब देखते हैं इसके बाद थर्मल रनवे के बारे में। बनाइए, देखिए देखते हैं थर्मल रनवे। ये थर्मल रनवे क्या होता है आप जानिए। हम जानते हैं कि जो कलेक्टर करंट होता है, आईसी होता है, ठीक है, वह लीकेज करंट पर डिपेंड करता है। लीकेज करंट ICBO वह लीकेज करंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है या डिपेंड रहता है, डिपेंड रहेगा। जो आईसी है, कलेक्टर करंट है, वो लीकेज करंट ICBO पर डिपेंड रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ताप बढ़ता है, जानिए जैसे ताप बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ताप बढ़ेगा उस ताप पे लीकेज करंट निर्भर करता है। जैसे ताप बढ़ेगा लीकेज करंट क्या होगा, लीकेज धारा बढ़ेगी, लीकेज धारा बढ़ेगी। जैसे ताप बढ़ेगा लीकेज धारा बढ़ेगी, जैसे लीकेज धारा बढ़ेगी वैसे ही आईसी का मान बढ़ेगा। समझिए, जैसे ताप बढ़ेगा शुरू में, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, स्टार्ट करिए यहाँ से। जैसे ताप बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर काम कर रहा है तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे ताप बढ़ेगा तो लीकेज धारा बढ़ने लगेगी। ठीक है, हम जानते हैं लीकेज धारा, जो लीकेज करंट होती है वो आईसी पर डिपेंड करती है, मतलब लीकेज धारा बढ़ेगी तो आईसी का मान बढ़ेगा। ठीक है, जब आईसी का मान बढ़ेगा तब क्या होगा, आईसी का जब मान बढ़ेगा तब क्या होगा, जंक्शन पर क्या होगा, जंक्शन पर पावर ज़्यादा खर्च होने लगेगा, पावर खर्च बढ़ जाएगा। जो जंक्शन हमारे हैं, जंक्शन पर पावर खर्च बढ़ जाएगा। जब जंक्शन पर पावर खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है,
लीकेज बढ़ने लगेगी तो धारा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जंक्शन बने हैं दोनों जंक्शन पर पावर खर्च बढ़ने लगेगा, ज़्यादा खर्चा होने लगेगा पावर। जब ज़्यादा पावर खर्च होने लगेगा तो फिर वहाँ और ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि अधिक पावर खर्च हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ और ताप बढ़ जाएगा। फिर वही कहानी हो जाएगी, फिर और ताप बढ़ जाएगा, फिर और ताप बढ़ने की वजह से फिर लीकेज करंट बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, यही कहानी चलती रहेगी। पहले ताप बढ़ेगा जिसकी वजह से लीकेज धारा बढ़ेगी, जिसकी वजह से आईसी का मान बढ़ जाएगा। आईसी का मान बढ़ने से जंक्शन पर पावर खर्च बढ़ जाएगा, और जंक्शन पर जैसे ही पावर खर्च होने लगेगा ज़्यादा, तो उसकी वजह से ताप बढ़ जाएगी जंक्शन पर। फिर जंक्शन पर ताप बढ़ जाएगा, किस पर ताप बढ़ जाएगा, जंक्शन पर ताप बढ़ेगा, और जंक्शन पर जैसे फिर ताप बढ़ेगा फिर लीकेज करंट बढ़ेगा। ऐसे ऐसे क्या होगा, रूटीन चलता जाएगा और धीरे धीरे तब ट्रांजिस्टर का ताप बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर जो बेचारा हमारा है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस ट्रांजिस्टर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये जलकर ख़राब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उसमें तो इसको हम रोक नहीं पाएंगे, लीकेज धारा को तो रोक नहीं पाएंगे, ताप को तो रोक नहीं पाएंगे। आप ताप तो बढ़ता ही जाएगा, हमेशा बढ़ेगा हमेशा, जैसे मौसम चलेगा उस तरह से। तो ताप अगर बढ़ेगा तो लीकेज धारा तो बढ़ेगी, आईसी बढ़ेगा, एसी बढ़ेगी, ये सारी कहानी तो होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि जंक्शन पर जो ताप है, जंक्शन पर जो ताप बढ़ रहा है, वो ताप कहीं निकाल दिया जाए, जिसकी वजह से यह ट्रांजिस्टर ठंडा रहे, ज़्यादा गर्म ना हो। तो हम इसके ऊपर क्या लगा दिए, एक टोपी लगा दिए, जिसको हम लोग कहने लगे हीट सिंक। यह हीट सिंक क्या करता है, जैसे गर्म होगा निकालता जाएगा, गर्म होता गया निकालता गया, गर्म होता गया निकालता गया, गर्म होता गया निकालता गया। तो जब ये हीट को निकालते जा रहा है तो यह जलने से बच जाएगा, ट्रांजिस्टर हमारा जलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, ख़राब होने से बच जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आया। तो थर्मल रनवे क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजिस्टर काम कर रहा है तो उसमें ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने की वजह से धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ने से जंक्शन पर पावर खर्च बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जंक्शन पर ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी घटना को, ये घटना जो बार बार हो रही है, इसी घटना को कहते हैं थर्मल रनवे। इसी घटना को क्या कहेंगे, थर्मल रनवे। ठीक है, ये जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, इसी घटना को क्या कहेंगे, थर्मल रनवे। थर्मल रनवे की घटना ना हो, थर्मल रनवे की घटना ना हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। नहीं तो थर्मल रनवे की घटना अगर बढ़ती गई तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो जल जाएगा ट्रांजिस्टर। बात समझ में आ गया। चलिए, तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग जान गए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।